जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी को नायक बैच के 5वें भाग में। जैसा कि नायक बैच के 5वें भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, ये जो धातु के निष्कर्षण होते हैं ये कैसे होते हैं, भर्जन एवं क्या है, भर्जन एवं निष्स्थापन और चार्ट के माध्यम से कॉम्प्लीट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर करते हुए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आइए हम अपनी कहानी पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जो धातुओं का निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है। तो जैसे आपको पता है मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि जो धातु का निष्कर्षण होता है वो आपके जो अयस्क है, जो अयस्क हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं अथवा धातु कर्म भी कहते हैं। अब देखिए, जो अयस्क होता है उसमें से जो शुद्ध धातु हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो शुद्ध धातु प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब कि जिससे धातु निकले। ठीक है, तो धातु किससे निकल रहा है, अयस्क से निकल रहा है। धातु किससे निकल रहा है, अयस्क से निकल रहा है। तो इससे हमें ये ध्यान रखना है कि निष्कर्षण का मतलब होता है निकलने वाला या फिर निकले। ठीक है, किससे, अयस्क से। तो अयस्क से जो शुद्ध अवस्था में हमें धातु प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ें, चलिए देखिए आगे क्या है, धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त पद। ठीक है, कुछ पद हैं धातु के निष्कर्षण में जिसके बारे में हम लोग अच्छे ढंग से क्लियर टॉपिक को हम जानेंगे। जैसा कि पहला है खनिज। क्या है, खनिज। खनिज में क्या है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक। आपको पता है जो कुछ भी चीज़ें हो खनिज जैसे ही ये पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं, यौगिक को खनिज कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाएगी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खनिज किसे कहते हैं, तो आप सिंपली जवाब इसका दे सकते हैं कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक या तत्व को खनिज कहते हैं। यह पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि जो खनिज प्राप्त होता है ऐसे ही प्राप्त होता है, उसमें तमाम प्रकार की कण, तमाम प्रकार की आपके पदार्थ होते हैं। जैसे उदाहरण आपको मैं दे दूं कि जैसे यहाँ पे 2 मोटर लगा दिए गए, 2 मोटर में यहाँ पे चुंबक वाला पट्टा हमने चढ़ा दिया और जब हम यहाँ पे रेत डालेंगे, मतलब कि जो खनिज हमें प्राप्त हुई होगी कंकड़ के साथ, तो जैसे हमें लोहे यानी कि आयरन प्राप्त करना हो तो इस पर अगर हम डालेंगे तो जो लोहा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इस पट्टे में चिपक जाएगा। और बाकी यहाँ पे उदाहरण आपके सामने यहाँ पे सीयू भी है। जैसे कि अगर कापर है और आपके लोहा है तो लोहा क्या होगा, इस पट्टे में चिपक जाएगा, कापर क्या हो जाएगा, इधर बाहर निकल आएगा। इससे क्या हो रहा है कि निष्कर्षण हो रहा है, यानी कि निकल रहा है, जो हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। तो यही जो क्या होता है, पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ, मतलब कि पृथ्वी के अशुद्धियों के साथ हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए CuFeS2, CuFeS2 जिसको कॉपर पायराइड बोलते हैं आप। ठीक है, इनमें Cu तथा Fe धातुएं उपस्थित होती हैं। जो Cu यानी कि कॉपर है और Fe यानी कि आयरन है, ये धातु इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरे साथियों। चले यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कि क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेरे भाई कि अयस्क क्या है, अयस्क क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अयस्क, यह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सके अयस्क कहलाता है। यानी कि अयस्क वह खनिज है या फिर यह खनिज जिसे
धातु का निष्कर्षण हो, यानी कि जिससे धातु का निष्कर्षण होता है मेरे भाई, वो क्या है, अयस्क है। और इससे आसानी से निकाला जा सकता है और कम खर्च में भी निकाला जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सभी जो अयस्क होते हैं वो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। जो खनिज आपको पता है अयस्क से ही खनिज प्राप्त होता है, अयस्क से हमें खनिज प्राप्त होता है। लेकिन क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, जैसे कि आपके कॉपर के अयस्क। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण अयस्क हैं, जैसे कॉपर की अयस्क। तो आपको मैं उदाहरण दे दूँ कॉपर की अयस्क की, तो आपके हो जाएंगे CuFeS2, जिसको आप बोलते हो कॉपर पाइराइट। ठीक है, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है भैया। ठीक है, फ़ोन से मतलब फ़ोन इतनी छोटी फ़ोन में लिखना प्रॉब्लम होता है हाथ से। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, इसका नाम है कॉपर पाइराइट। और इसका दूसरा देख लीजिए होगा Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूपाइराइट। इसको क्या बोलेंगे? क्यूपाइराइट। ठीक है, ये दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। इसकी समझ में आई? चलिए अब लोहे के अयस्क को देख लेते हैं क्या होगा। तो लोहे के अयस्क में आपके हो जाएंगे Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेराइट। क्या बोलते हैं? हेमेराइट, याद रखिएगा, हेमेराइट। और दूसरा इसी में देख लीजिए Fe2O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, याद रखिएगा, ETC आदि भी और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको मतलब कि इसमें इतना ज़रूर याद रखना है। जैसे लोहे का अयस्क पूछ ले तो आपको नाम लिखने में आसानी हो, जैसे कह दे कि लोहे के दो कोई अयस्क का नाम बताइए, चाहे लोहे का अयस्क लिखिए दो, तो आप लिख सकते हैं हेमेराइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेराइट, मैग्नेटाइट, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब जिंक का भी देख लेते हैं। जिंक का ये रहा आपका जिंक। ठीक है, तो जिंक में यहाँ पे देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर ZnCO3, इसको बोलते हैं कैलामाइन। ये है मेरे भाई कैलामाइन, याद रखिएगा। दूसरा रखिए ZnS, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लड। क्या बोलते हैं? ZnS को जिंक ब्लड बोला जाता है। ठीक है, और एक और इसमें उदाहरण है ZnO, जिनको बोलते हैं जिंकाइड। क्या बोलते हैं? जिंकाइड। ठीक है, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, लिख जा रहा है। ठीक है, ये जिंकाइड हो गया आपके, ये जिंक ब्लड हो गया, जिंक ब्लड। ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा कैलामाइन। याद रहेगा यहाँ तक कि मतलब कि समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे। इसी के साथ अब बचा क्या? मरकरी का अयस्क। भाई ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये नीट में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका देखिए उदाहरण, जैसे आप उदाहरण इसका हम ले लेंगे HGS, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिने बार। क्या बोलते हैं इसे? सिने बार बोलते हैं। समझ में आया? इतना ध्यान आपको रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम का 1 सेकेंड।
एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का हम यहाँ पे देखेंगे, एल्यूमिनियम का हम लिख लेंगे Al2L2O3 पॉइंट लगाएंगे 2H2O, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, बॉक्साइट। लिख दे रहा हूँ मैं, बॉक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉक्साइट। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के नाम बताया हमने, ठीक है। और हमने उससे ऊंचे क्या पढ़ा, अयस्क क्या है उसे हमने पढ़ा, ठीक है। अयस्क हमने पढ़ा और खनिज के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद धातु का निष्कर्षण के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम, चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे टॉपिक आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है, इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे भी कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। अगर पूछे कि धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नॉर्मली दे सकते हैं कि क्रियाशीलता के आधार पर धातु को 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है आपके निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब आपको निम्न अभिक्रियाशील कुछ आपको यहाँ पे ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ चार्ट, जैसे कुछ यहाँ पे देखो सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पे कुछ हैं, ठीक है। उससे कम यानी कि कैल्शियम से, ये 2 सबसे अधिक हैं। और कैल्शियम से नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं मेरे भाई, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ। कैल्शियम से नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटती है। ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए उसके नीचे सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाले हैं, ठीक है। ये सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाली तत्व हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आइए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है कि निम्न अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। दूसरा क्या है, मध्यम, ठीक है, मध्य कहो या मध्यम अभिक्रियाशीलता धातु और अधिक अभिक्रियाशीलता धातु। इन धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जो ये तीनों धातु हैं इनका निष्कर्षण, ये तीनों जो आपके निम्न हैं, निम्न जैसे कि जिसका कम क्रियाशीलता है, मध्य जिसका बीच में होता है यानी कि घटता है, और जो जिसका सबसे अधिक होता है, इन तीनों को कितने चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। इन धातुओं को कितने, मतलब कि धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए इसके हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इसका जो धातु का चरण है कैसे है। देखिए अब यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं। क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पे अयस्क है। सबसे पहला तो हमें अयस्क मिलता है, अयस्क का सांद्रण। उसके बाद क्या है, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। पहला क्या है, यहाँ पे देखिएगा, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जो जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। प्रोसेस को समझिएगा, जिनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है उनसे हम शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करें, कैसे हमें प्राप्त होगा अयस्क से। तो देखिए यहाँ पे हम चार्ट के माध्यम से एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशीलता धातु हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद गलित धातु का विद्युत अपघटन, यानी कि इसे गलाया, मतलब कि गर्म किया जाता है। उसके बाद हमें शुद्ध धातु इसमें प्राप्त हो जाता है। उच्च वाला में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पे निम्न वाला देखिए, जिसका मध्य, हाँ ये है सामने, ठीक है। ये जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इनमें भी 2 प्रोसेस होती हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क ले लिया और सल्फेट अयस्क ले लिया। क्या ले लिया, कार्बोनेट अयस्क और सल्फेट अयस्क। तो इसमें क्या होता है, इसका हम निस्तापन करेंगे और इसका हम भर्जन करेंगे। अगर हम पहले इन दोनों, इनका भी निस्तापन करेंगे तो इनका भर्जन करेंगे, अगर इनका निस्तापन करेंगे, इनका भर्जन करेंगे, तो हमें एक प्रोसेस लंबा, मतलब कि एक चीज़ प्राप्त होगी। देखिए आप, निस्तापन और हमने भर्जन किया तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हमने शोधन किया, धातु का अपचयन किया, उसके बाद हमने शोधन किया तो हमें धातु का शोधन यानी कि शुद्ध धातु मिला, यानी कि जो जिसकी मध्य वाली है उसमें प्रोसेस अधिक है। अब निम्न वाला हम देख लेते हैं। निम्न वाले चार्ट में
निम्न वाले चार्ट में निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या होती हैं? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का हम लोग करते हैं भैया भर्जन। ज़्यादा इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है। भर्जन के बाद हमें प्राप्त होता है क्या? धातु। धातु प्राप्त होता है, उसके बाद हम लोग करते हैं परिष्करण, यानी कि ये धातु परिष्करण का मतलब शुद्ध धातु। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई चार्ट के माध्यम से। अगर इसमें कोई चार्ट में समझने में प्रॉब्लम है भैया तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने जो भी सीखा अच्छे ढंग से बेहतर सीखा और मैंने आप सभी को बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास भी किया हूं और मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। लेकिन इसके बदले में मैं आपसे केवल एक ही चीज़ चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नायक बैच के छठे वीडियो में एक नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।